हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ की। और मैथ में हमने पिछली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण की चर्चा की थी और उसमें से हमने गुणनखंड विधि का जिक्र किया था। और गुणनखंड विधि पे ही आधारित आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को हल करेंगे। और ये सवाल पिछली बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला है, जो विगत वर्षों में हुआ है उनमें से कभी ये सब सवाल देखने के लिए मिले थे। और हो सकता है आगे आने वाले समय में भी पूछ लिया जाए। इसलिए हम लोग आइए जानते हैं वो सारे सवाल कौन से हैं जिन्हें द्विघात समीकरण चैप्टर से उठा के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो दोस्तों फटाफट अपना पेन और पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए सवाल को हल करने के लिए। ठीक, यदि आप अच्छी तरह से एक बार सवाल को समझ लीजिएगा तो ये सवाल इतना आसान है कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपके समझने भर की देर है। यदि नहीं समझ पाइएगा तो कभी कभी होता है क्या कि रट लीजिएगा तो एग्जाम के दौरान आप मात खा सकते हैं, भूल सकते हैं। ठीक, तो आइए ध्यानपूर्वक सवाल को देखते हैं। ठीक, सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है योग कितना है 27 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। अब कभी कभी विद्यार्थी अक्सर करता क्या है कि इस सवाल को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लेके चल जाता है। यानी दो संख्याओं का योग है तो मान लेता है x और y, इस पे हल करने के लिए चल जाता है। तो ऐसा बात नहीं है कि इससे हल नहीं होगा, इस पे भी हल होगा। ठीक है, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में जितने भी हम सवाल हल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक चर में हल करेंगे। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता होगा अरे एक चर पे ही कैसे हल होगा। यदि आप बनाए हैं तो आपको पता है, लेकिन जो एक चर पे हल नहीं किया है उसे थोड़ा सा लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो जिन्हें एक चर पे हल करने के लिए नहीं आ रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सवाल में है दो संख्या है, तो दो संख्या है तो एक संख्या हम मान सकते हैं। अब सपोज के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 + 4 बराबर होता है 10, होता है ना। हम नहीं भी मानेंगे तो ये होता है, आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं इसको मान लेते हैं पहली संख्या और इसे मान लेते हैं दूसरी संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका योग। ठीक है, अब यदि इस संख्या को कहे निकालने के लिए ये संख्या हमें मालूम नहीं है। ठीक, ये संख्या हमें मालूम नहीं है तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वाट बराबर 10, इधर प्लस है उधर जाके माइनस यदि कर दें तो देखिए ये आ जाएगा 6। बात समझ में आ रही है। हमें दो चर में जाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे वाट देते तो यहाँ 6 रहता तो 6 को ले जाके देते तो 4 में आ जाता। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इस विधि से हल करते हैं।
तीसरा सवाल है, माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, क्या मानना है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, ये पहली संख्या है ना, तो पहली संख्या को ले जाके घटा देते हैं किसमें, योग में, यहाँ पे योग में घटाए हैं, तो योग में घटा देंगे किसको, पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या निकल आएगा ना, यानी ये हो जाएगा आपका कितना योग है, 27 माइनस x। ये बात समझ में आ गई, यदि ये समझ में आ गया तो सवाल आपका आधा बन गया है, बात समझ में आया, यदि ये आप जान गए तो आपका आधा सवाल बन चुका है। ठीक, अब आगे का स्टेप देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक, तो प्रश्न से हमें कह रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न से कह रहा है कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, दोनों का गुणनफल मतलब होता है गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी गुणनफल मतलब गुना, यानी इन दोनों का गुना किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्न से, x गुना 27 माइनस x बराबर 182 होगा ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 182। ठीक, अब इसको हल करते हैं, x गुना 27x, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस गुना माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 182। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस चूंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होता है और जिसका घात अधिकतम होता है उसे सबसे आगे रखा जाता है ना। हम पिछली वीडियो में बात किए हैं ना, या आप यदि पहले से पढ़े हैं तो जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, जिस चर का घात सबसे अधिक होगा उसे सबसे आगे लिखा जाता है। तो इसका घात सबसे आगे है तो इसको सबसे आगे लिखेंगे, तो इधर माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे, इस साइड में ले जाएंगे, 182 के तरफ ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह प्लस होगा ना, होगा। यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी उधर लेके जाते हैं, तो इसका चिन्ह इधर क्या है, प्लस, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस 27x। अब ये तो इधर पहले से है ही, है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 182। अब इधर कुछ बचा नहीं, कुछ बचा, यानी दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा, तो आप बराबर 0 लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अब इसका गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बतलाया था कि गुणनखंड करने का एक तरीका, क्या बतलाया था, याद है आपको, सही बोल रहे हैं आप, a गुना c बराबर b, ये ना था। तो a का जगह यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्या मतलब 1, यानी 1 और गुना c के जगह पे कितना, 182, तो 182 बराबर पूरा करना है हमको 27 का, तो 1 गुना 182, अब इसका गुणनखंड करके हम 27 पूरा करते हैं, तो 2 से खिलाइए, 2 9 18, 2 5 2, अब नहीं खाएगा तो 7 से खाएगा, तो 13 से 91। अब देखिए इन तीनों से हमें पूरा करना है कितना, 27, तो देखिए कैसे होगा, 2 7 14, 14 और 13 कितना होता है, 27 आ गया, 27 पूरा गया ना। चलिए अब आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आता है, अरे दोनों में माइनस दे दिया, जी हाँ माइनस ही होगा, क्यों, यदि माइनस नहीं देंगे तो ये घट जाएगा, समान चिन्ह रहने पे जुड़ता है, और इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तब तो एक आ जाएगा, यानी x आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पूरा करना है कितना, 27, तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए क्या करना होता है, समान चिन्ह लाना होता है। देख रहे हैं दोनों का समान चिन्ह है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला स्टेप में है
प्लस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो x एक कॉमन आ जाएगा, चूंकि 1 इसमें है 2 इसमें है। अब 14 में इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक तो यहाँ पे अपने आप ऑलरेडी रहता है, तो यहाँ पे अब नहीं आने वाला है, तो ले लिए ब्रैकेट। अब x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x होगा ना, माइनस है माइनस। अब x से 14x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा कितना 14, तो आप 14 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता है, अरे अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे, कौन सा चिन्ह देंगे, प्लस देंगे माइनस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चिन्ह यहाँ पे है आप वही चिन्ह उतारिए तो सही, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आता है। तो चूंकि 182 का गुणनखंड किए थे, यहाँ पे 13 आया है, इसका मतलब 182 में भी 13 है, तो इसका मतलब, और यहाँ भी 13 है, तो 13 आ जाएगा कॉमन, तो 13 को कॉमन ले लीजिए। अब 13 से भाग दीजिए 13x में, तो 13 कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका x, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी घबरा जाता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस तब देंगे, तो यहाँ पे तो माइनस है, ठीक। तो यदि आप यहाँ पे प्लस दीजिएगा, तो चूंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो प्लस गुना माइनस, तब तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ तब माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा माइनस, तब ना माइनस गुना माइनस प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी विद्यार्थी माफ खाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 13 से भाग देंगे 182 में, 13 से भाग देंगे 182 में, तो यहाँ क्या बचा था 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि यदि आपके ब्रैकेट के अंदर का मान बराबर हो तो समझ जाइए आपका सवाल सही जा रहा है। हम पिछली वीडियो में भी आपको बतलाए थे, ठीक। तो यानी मतलब मेरा हिसाब सही जा रहा है, तो चलिए सही जा रहा है। तो जो एक जैसा है इनको, इनके बदले एक आता है बाहर, यानी x माइनस 14, और जो कॉमन लिया गया है इनको एक में कर देते हैं, यानी x माइनस 13। बात समझ में आ गया, बराबर 0। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं, तो x माइनस 14 बराबर 0, दूसरी तरफ x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर 14 या x बराबर 13। क्योंकि दोनों ही चिन्ह, दोनों ही मान प्लस में आया है, इसलिए दोनों ही मान सही है, मान्य होगा। बात समझ में आ गया। अब यदि किसी सवाल में एक ऋणात्मक हो जाता तब उसे लिखते अमान्य, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस में है, इसलिए दोनों ही मान मान्य होगा, ठीक है। तो आप जब दोनों ही मान्य है तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब इसका 2 आंसर आ जाएगा, नहीं 14 और 13 लिखेंगे। अतः इसी को मान लेते हैं, पहली या एक संख्या लिखे हैं तो एक लिखे ना, अतः एक संख्या बराबर 14, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, था यानी 27 माइनस 14 बराबर 13। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यदि आप कहिएगा यही आप ले लिए, यही लेते तो भी वही होता, यहाँ पे हो जाता 13, और तब 27 में आप 13 घटाते तो आ जाता यहाँ पे 14 आ जाता ना। आप कोई भी मान ले सकते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिए और चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक। तो जल्दी से नोट कर लीजिए।
हमें उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक, बस सिर्फ और सिर्फ आप अपना ध्यान सवाल पे पूरी तरह से केंद्रित रखें और सवाल को बीच में छोड़ के नहीं जाए। जब तक सवाल पूरा नहीं हो आप वीडियो को बंद नहीं करें, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि कुछ कम लगा हो अब बाद में देख लेंगे, तो ऐसा कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या कहता है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले जानिए कि क्रमागत धनात्मक, तो आपने पढ़ा होगा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, जिस संख्या के बाईं ओर ऋण का चिन्ह है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं और जिस संख्या के दाईं ओर है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो 0 से जब हम जाएंगे दाईं तरफ तो सारे के सारे धनात्मक संख्या होते हैं। जैसे 0 के दाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब धनात्मक संख्या है। अब कहता है क्रमागत, मतलब क्रम में जो आगे आए। यदि मेरा एक संख्या 1 है तो दूसरा संख्या कौन सा होगा? ये हो जाएगा, होगा ना। यदि ये हम मान लेते हैं पहला संख्या तो दूसरा संख्या ये हो जाएगा। यदि ये पहला संख्या मान लेंगे दूसरा संख्या ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि इसको हम x मान लें, 2 को x मान लेंगे तो 3 को क्या लिख सकते हैं? x + 1 लिख सकते हैं। यानी 2 + 1 = 3। देख लीजिए, यानी 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 और 2 के जगह पे मान लिया है x, तो x + 1। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 2 को ही ले सकते हैं, आप 3 को ही मान लीजिए x, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से x + 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? एक संख्या आपका हो गया x, तो अगला संख्या क्या हो गया? x + 1 होगा ना। समझ में आई बात? आगे चलिए, अब मान लेते हैं सवाल नंबर 4। क्या कहता है? क्रमागत धनात्मक, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x + 1। हम डॉट डॉट से काम चला लिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब एक संख्या x, ये दूसरी संख्या है x + 1। अब क्या कहता है? कहता है कि जिनके वर्गों का योग। अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न हमें क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी x⁻² होल पावर, बोलिए पावर नहीं, होल पावर, x का होल पावर 2 वर्ग प्लस योग कर रहा है ना, वर्गों का योग, तो योग दे दिए। ठीक, अब ये आ गया आपका दूसरा x + 1 और इसके भी वर्ग, इन दोनों का योग कितना कह रहा है? वह कह रहा है 365। दे दिए 365, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। आ गया x² प्लस, ये क्या हो जाएगा? ये इसको यदि a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे माफ कर जाता है। ये टूटेगा किस पे? a + b के होल स्क्वायर पे, a + b का होल स्क्वायर। और ये तो आप जानते ही हैं, हमको बतलाने की जरूरत नहीं है। जिन दोस्तों को नहीं है पता वो जान लीजिए, a² + 2ab + b², ये होता है। ठीक, तो इस पे तोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका x² + 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 300 बराबर कितना? 365 होगा ना। चलिए
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 2 और 2 गुना एक्स 2x प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 बराबर 365 या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ना, 2 को एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। इस +1 को उधर ले जाएंगे -1 या 2, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 यहाँ भी 2, तो दोनों में 2 आ रहा है, इसलिए 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 300 कितना 65 में 1 घट गया तो 364 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 और तो इधर गुना कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग, तो 2 का 2 2 8 16 2 दूनी 4 यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में ले जाना है तो इसको इधर लाना होगा, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये ना कोई दिक्कत। अब इसका हल करने के लिए आप बतला चुके हैं, इसका गुणनखंड करना होता है इतना गुना इतना का, यानी 1 गुना 182 का आप गुणनखंड कीजिए 2 9 18 2 9 18 ये हो जाएगा 7 से, ये तो आया था यानी 14 और 13 वही आ गया, तो 14 और 13 दोनों। अब यहाँ पे पुराना कितना है 1, यहाँ पे 1, तो ये तो हम जानते हैं कि 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक, इसलिए सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ है, ठीक, तो x दिया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 होगा ना। अब आप कहिएगा कि आप 14 को काहे प्लस में लिए 13 को काहे न लिए, क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह है, तो हम बतला चुके हैं पिछले वीडियो में कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका चिन्ह ये आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका प्लस का चिन्ह है और 13 और 14 में 14 बड़ा है इसलिए इसका प्लस का चिन्ह है। बात समझ में आ गई। चलिए आप कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 हो गया, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 13 कॉमन ले लिए तो x प्लस 14 फिर आ जाएगा बराबर 0। बार बार हमको ये बतलाने का हमको लगता नहीं है कि जरूरत है, यदि फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम्स होता है तो कृपया करके कमेंट्स में हमको बतला दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको तोड़ के बतला देंगे, ठीक है। या अब x प्लस 14 लिख रहे हैं, दोनों में एक जैसा है तो आ गया, बाहर वाला 1 में आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर इधर प्लस 14 उधर जाके माइनस 14 या x बराबर 13। हम अब पिछले सवाल में बतलाए थे कि किसको लेना है, ऋणात्मक वाले को लेना है या धनात्मक वाले को, किसको धनात्मक वाले को, सही बोले। तो इसमें धनात्मक कौन है, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये मान्य है मेरा, और ये क्या हो गया ये अमान्य होगा। अब आप कहिएगा अमान्य क्यों हो गया, तो हम पर सवाल में पढ़े हैं धनात्मक संख्या और ये आपका आ रहा है ऋणात्मक संख्या, देख रहे हैं ऋण का चिन्ह आ रहा है, तो ये होगा कभी आप माने हैं धनात्मक संख्या यहाँ आ जाए ऋणात्मक संख्या, ये होगा नहीं होगा, इसीलिए धनात्मक है मतलब प्लस वाला, तो ये प्लस वाला है ना तो ये होगा। बात समझ में आई। चलिए अतः एक संख्या बराबर क्या हो गया 13 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, यहाँ पे लिखे हैं x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। ये आपका आंसर आ गया, एक संख्या 13 दूसरा संख्या 14। अब ट्राई करके देखना है तो देख लीजिए ना, इनका वर्ग और इनका वर्ग करके जोड़ लीजिए, देखिए 365 आ जाएगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। जितने सवाल यहाँ पे बतलाए जाएंगे सबका आंसर आप यहीं पे चेक कर सकते हैं,
किताब को पलट के देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फटाफट इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, बेटा दोस्तों यदि ध्यानपूर्वक देखेगा तो हमें उम्मीद है कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बस ध्यानपूर्वक देख तो लीजिए और हर सवाल को कम से कम हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि कम से कम 3 बार सवाल को बनाइए। ठीक है, और हमने पहले भी कहा था, ऑफलाइन क्लासेज में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि हर सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार जरूर बनाइए। ठीक, और खास करके मेरे कोचिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं तुम लोग ध्यान से समझ लो और सुन लो कि हम जितने भी ऑनलाइन क्लासेज में सवाल बतला रहे हैं वो सारे के सारे सवाल हम ऑफलाइन क्लास में पूछेंगे, इसलिए खास करके आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, हर सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है, समझना है। यदि कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो या कमेंट्स में बतला दो ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रही है। हम हर वीडियो में अपना नंबर दे रहे हैं। ठीक, यदि तुम एक भी वीडियो देख रहा है और उसी वीडियो का सवाल तुमको समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो के शुरू में मेरा नंबर आता है, नंबर है, डायल करो और पूछो ये सवाल नहीं हो रहा है या कैसे होगा। ठीक, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही मजेदार सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो कैसे आसान है चलिए देखते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना तो लीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है, क्या पता है? नीचे वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये नीचे वाला आपका कहलाता है आधार, ये कहलाता है आपका लंब और ये कहलाता है आपका कर्ण। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहता है ये जो है ना ये इससे कम है, क्योंकि ये थोड़ा फिगर और ज्यादा इस तरह का बनेगा तब इसके तथ्य को यह पूरा करेगा। इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह का बना दीजिए, यानी इससे जो है ना ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं तो इससे 7 कम है ये, तो x माइनस 7 ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यदि आधार को हम x मान लेते हैं तो लंब मेरा x माइनस 7 हो जाएगा, होगा ना? क्यों? सवाल कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज का लंब जो है वह इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कह रहा है। ठीक, और कर्ण के बारे में हमें मालूम है 13 है, ये सब के सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब तो आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? तो जल्दी से हल कीजिए ना, देख लीजिए। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना? ठीक, इसलिए
लंब बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तथा और कर्ण दिया हुआ है हमको, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके पाइथागोरस प्रमेय से कह दीजिए या प्रश्न से कह दीजिए, तो प्रश्न से बेहतर होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, और यही सही भी होगा। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है, आप यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है x, कोई दिक्कत नहीं ना। 13 गुना 13, 13 69 से बराबर, अब ये किस में टूटेगा, तो आपको हम पिछले सवाल में बतलाए थे, एक आया था a प्लस बी में टूटने वाला, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, तो ये माइनस का चिन्ह है, ये इसका होता है वैल्यू कितना, ये होता है, ये होता है। इस आधार पर इसको तोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा क्या, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। चलिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स प्लस 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ना। या 169 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या गो, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, 149 है, इसको रहने दीजिए अभी, इसको 49 को इधर ले आइए, चूंकि ये दोनों अचर पद है, तो अचर पद को एक तरफ करते हैं, जहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, या अब घटा दीजिए, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 6 में 4 गया 2 1, 3 होगा 6। अब ये 2 इधर गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग, बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, 2 से भाग दे दीजिए 60, यानी 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, है ना। 60 को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0, ये आ गया। अब इसका गुणनखंड करने के लिए तो आपको पता ही है कि कैसे गुणनखंड करते हैं, तो आइए यहाँ पे गुणनखंड इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणनखंड कीजिए 60 का, तो 2 30 2 15 3 5, अब हमको कितना पूरा करना है, 7, तो 7 करिए, 5 या 15 में 4 जाएगा, नहीं, 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12 में 5 घटाइए 7 आ जाता है, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस प्लस होगा ना, क्यों, क्योंकि ये घटेगा तब तो 7 पूरेगा, ठीक। अब माइनस 60 बराबर 0, या एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 12 प्लस 5, एक्स माइनस 12 बराबर 0, या एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 बराबर 0, समझ में आ रहा है ना, ठीक, ये आ रहा है, ध्यान दीजिए, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0, या एक्स बराबर 12 एक्स बराबर माइनस 5, तो कौन सा इसमें आंसर आएगा आपका, बतलाइए, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया अमान्य, ये हो गया मान्य, ये ना। अब ये आपका क्या निकला, आधार, लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का
आधार बराबर कितना, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा लंब बराबर कितना, कितना हो जाएगा x माइनस 7, यानी x का वैल्यू 12, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ में आ जाएगा ना, नहीं आएगा? चलिए x माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 12 माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। चेक करना है, चेक करना है आंसर, चेक कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कीजिए, तो 12 का स्क्वायर बराबर 44 से यहाँ पे लिख दीजिए 12 का स्क्वायर 144, और फिर नीचे 5 का स्क्वायर 25, 4 5 9, 4 2 6, 169, और इधर कर्ण दिया हुआ है 13, और 13 का स्क्वायर तब करके देख लीजिए 13 69 से, देखिए ये बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझने में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो मेरा तो लाइक बनता है। आप माने या ना माने, यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा लाइक जरूर बनता है। तो लाइक कीजिए, और जिस स्टूडेंट तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उसे शेयर कीजिए, और यदि नेक्स्ट वीडियो मेरा चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।